हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन टॉपिक पर डिस्कशन किया था, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, बीसीआर, एमआईसीआर, प्रिंटर, प्लोटर और मॉनिटर के टाइप्स। तो अगर आपको इन सब टॉपिक में से किसी में से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर इंस्टेंटली रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वो लास्ट वीडियो देखना है तो आई आइकन में जाइए और यहाँ से आप वीडियो में क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीपीयू भी बोलते हैं। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इसे कहा जाता है सीपीयू। कंप्यूटर का सारा टास्क इसी के अंदर परफॉर्म किया जाता है। बाकी जो आपका मॉनिटर है वो सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करता है। तो देखिए ये होता क्या है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू is the main unit of computer which perform all of the process inside a computer। ये कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा इसी सीपीयू के अंदर होता है। इस सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड है, उसके अंदर सारा काम होता है। इट प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड बाय द सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द पीसी एंड बाय द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट। ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं और उसके अंदर जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स रन हो रहे हैं, कनेक्टेड है, उन सभी से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है उसको ये प्रोसेस करता है एंड एक्ट एज ए पावरफुल ब्रेन। इसलिए इसको सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है द सीपीयू इज ए स्क्वायर शेप्ड बॉक्स। स्क्वायर शेप का बॉक्स के जैसा होता है। ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक रैम, रोम, एचडीडी, एसएसडी, ग्राफिक कार्ड, सीपीयू फैंस are found inside it and connected through a metallic connector or pin in a main circuit board that is called motherboard। इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है और सारे कंपोनेंट्स, सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स सभी एक मेटेलिक कनेक्टर से कनेक्टेड होते हैं या फिर पिन से कनेक्टेड होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो पिन से कनेक्टेड होता है और बाकी सारे ये मेटेलिक कनेक्टर से कनेक्टेड होते हैं। Inside this box, there is a main power hub that is called switch mode power supply। इस बॉक्स के अंदर एक स्विच मोड पावर सप्लाई एक हार्डवेयर है जिसको एसएमपीएस बुलाया था शॉर्ट में। उसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अलग अलग क्वांटिटी का पावर सप्लाई करना, विच डिस्ट्रीब्यूट द पावर टू ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स एज देयर रिक्वायरमेंट। जैसे रैम को कम मेमोरी चाहिए तो रैम को कम देगा, हार्ड डिस्क को ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो हार्ड डिस्क को ज़्यादा मेमोरी देगा। मेमोरी का एलोकेशन करता है अलग अलग पार्ट्स में। एंड ऑल्सो देर इज ए स्मॉल साइज बैटरी कोल्ड सीमोस। इसमें एक इस छोटा सा बटन साइज का बैटरी होता है जिसको सीमोस बोला जाता है। उसका काम है टू कंट्रोल द डेट एंड टाइम्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेट एंड टाइम को कंट्रोल करना उसका काम होता है। देखते हो कि आप जब भी हम सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं और नेक्स्ट डे जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो करंट डेट दिखाता है, ना कि जिस डेट में वो शट डाउन हुआ था वो। क्योंकि डेट और टाइम जो होता है उसका बैटरी से कनेक्टेड होता है और उसी बैटरी से ही डेट और टाइम उसका मेंटेन किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीपीयू के सारे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू ये होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो लगे होते हैं मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहला मेन होता है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। इसी के नीचे के पार्ट में बहुत सारे मेटेलिक पिन होते हैं। इसी पिन से वो मदरबोर्ड के अंदर कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो आपका मेटेलिक कनेक्टर दिख रहा है इसी से रैम में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है आपका रोम। ये जो पिन्स है इसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड से। रीड ओनली मेमोरी, रोम। नेक्स्ट आता है हार्ड डिस्क, एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें सीडी प्लेट्स होते हैं अंदर में लगे हुए
और ये एक रीड और राइट का हेड होता है, जिसके थ्रू ये डेटा को रीड और राइट करता है। इसी का शॉर्ट में आ गया, छोटा फॉर्म में कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गया, जिसको कहा गया एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें सीडी नहीं होता है, वो ये एक तरह का मेमोरी कार्ड के जैसा होता है। अब ये सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड में कैसे कनेक्टेड होते हैं, कहाँ कहाँ कनेक्टेड होते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये है मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड है, ये सारे सॉकेट्स हैं, इसमें सब रैम रोम कहाँ कहाँ लगेगा वो दिखाया जाता है। देखिए, तो सबसे पहला आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये रेड और ब्लैक का स्लॉट है, 4 स्लॉट है। ये रैम स्लॉट है, जहाँ पे हम लोग रैम को लगाते हैं। ये एक्चुअली जो मदरबोर्ड है वो एक सीपीयू के अंदर का है, लैपटॉप के अंदर का मदरबोर्ड नहीं है। यहाँ पे रैम लगाया जाता है, चाहे 2 GB 4 GB 8 GB कितना भी। ये अलग अलग स्लॉट इसलिए दिया गया है क्योंकि हम लोग जब भी यूज़ करते हैं, तो अगर हमको 8 GB का रैम यूज़ करना है, तो हम लोग 4 4 GB का 2 यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका काम कभी भी स्टॉप नहीं होगा। अगर आप 8 GB का रैम एक लगा देते हैं और वो अचानक से चलते चलते ख़राब हो गया, तो क्या होगा, आपका सीपीयू बंद हो जाएगा, जितना भी टास्क आपने किया सारा लॉस्ट हो गया। तो इसलिए हम लोग 2 रैम लगाते हैं, एक रैम 4 GB का, दूसरा रैम फिर 4 GB का, या तो 2 2 GB का 4। इस तरह करके हम रैम को लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एक रैम ख़राब भी हो जाता है अचानक से चलते चलते, तो दूसरा रैम उसको बैकअप दे देता है और हम उस काम को फिर से कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये जो छोटा सा एक पार्ट दिख रहा है, ये रोम होता है, रैम के पास में ही लगा होता है ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बीच में, मेटेलिक कवर से कवर किया हुआ है, ये इसका कवर है। ये जब आप पिन्स को रिमूव करते हैं तो ये कवर हट जाएगा, और यहाँ पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को लगा के और फिर इसको कवर को लगा देते हैं। फिर इसके ऊपर एक फ़ैन लगता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर को कूल करता है, जिसको बोला जाता है प्रोसेसर फ़ैन। ये जो स्लॉट है वो माइक्रो प्रोसेसर स्लॉट है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये अल्ट्रा M2, यहाँ पे अल्ट्रा M2। ये जो आपको स्लॉट दिख रहा है, ये स्लॉट को बोला जाता है SSD स्लॉट, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव को रखते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 3 नट दिख रहा होगा। इस नट से हम इसको टाइट कर देते हैं, ताकि ये जो हार्ड डिस्क है, ये भी एक तरह का हार्ड डिस्क है, ये हिले नहीं, इसलिए। नेक्स्ट आता है आपको ये सीमोस बैटरी। ये सीमोस बैटरी है, जो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम के डेट एंड टाइम को मेंटेन करने का काम करता है। सिस्टम ऑफ होने के बाद भी डेट एंड टाइम को ये कंटिन्यू रन करता है। नेक्स्ट हमको ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में बहुत सारे पोर्ट्स लगे होते हैं, बैक साइड से, जो सीपीयू के बैक साइड से दिखता है, जैसे कि यूएसबी पोर्ट, माइक का पोर्ट, हेडफोन का जैक, और आपका कीबोर्ड माउस का पोर्ट, वो सारा पोर्ट्स यहाँ होते हैं, जिसमें हम अदर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। देखिए, इस बॉक्स को हम क्लियर से दिखाते हैं आपको। देखिए, अदर कंपोनेंट्स, ये सारे स्लॉट्स वहाँ होते हैं उस बॉक्स के अंदर। जैसे फर्स्ट में आपको दिख रहा है, ये जो फर्स्ट में दिख रहा है, ये कॉम्बो पैक है। ये कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो पोर्ट है, जिसमें कि कीबोर्ड और या फिर माउस दोनों में से कोई लगा सकते हैं, कोई एक। एक्चुअली ये पोर्ट सिंगल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पोर्ट बहुत ही पुराना पोर्ट है। इस पोर्ट को बोला जाता है PS2 पोर्ट। ये पोर्ट अब हट गया, अब इसके जगह में यूएसबी आ गया है। हम लोग कीबोर्ड माउस यहाँ भी लगा सकते हैं, यूएसबी में भी। इसलिए इसको सिंगल दे दिया गया है, ताकि अगर किसी के पास पुराना माउस या कीबोर्ड है तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर आपके सिस्टम में ये सब नहीं आता, ये सब हटा दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट में USB 3.0। ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है, ये USB 3.0 है। एक्चुअली देखिए, ये जो 5 में आपको दिख रहा है USB, 2 में आपको दिख रहा है USB, और 8 में भी आपको दिख रहा है USB, ये तीनों USB टाइप ए है, USB ए टाइप का सी USB है।
यूएसबी ए टाइप का है और इसमें भी वर्जन आता है यूएसबी ए टाइप का 2.0, 3.0, 3.1 इस तरह का आता है। तो ये जो ब्लू वाला पोर्ट है ये यूएसबी 3.0 है। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर में जो आपको दिख रहा है पोर्ट, ये इथरनेट पोर्ट है जहाँ पे हम लोग इंटरनेट का केबल लगाते हैं। फोर्थ नंबर में ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑडियो वीडियो या फिर माइक का जैक को लगाया जाता है, हेडफोन जैक को। 5 नंबर में जो पोर्ट है यूएसबी 2.0 है। जो ब्लैक कलर का पोर्ट होता है यूएसबी टाइप ए का 2.0 है। जो ब्लू कलर का होता है यूएसबी टाइप ए का 3.0 है। 6 नंबर ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है ये 6 नंबर पोर्ट स्टैंडर्ड डिस्प्ले पोर्ट है। यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े मॉनिटर्स को लगाते हैं। नेक्स्ट जो आपको पोर्ट दिख रहा है HDMI पोर्ट 7 नंबर, यहाँ पे ये HDMI पोर्ट है। हम लोग HDMI पोर्ट से भी किसी मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं या टेलीविज़न को कनेक्ट कर सकते हैं। 8 नंबर का पोर्ट है USB 3.0, जो कि आपको यहाँ दिख रहा था USB 2 यहाँ पे जो दिख रहा था 2 नंबर में सेम है वही 8 नंबर। 9 नंबर का पोर्ट जो है वो USB टाइप सी है। मैंने USB टाइप ए बताया, यहाँ पे USB टाइप सी है। तो USB टाइप ए बता दिए और USB टाइप सी आपको दिखा दिए। ये सबसे फास्टेस्ट है USB टाइप सी। तो बचा कौन सा USB टाइप बी, बताते हैं वो भी। ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली यहाँ जो हम कॉम्बो पैक आपको दिखाए थे उसी को अलग अलग कर दिया गया है। देखिए एक्चुअली ग्रीन कलर का जो पोर्ट होता था पहले वो माउस के लिए होता था और पर्पल कलर का जो पोर्ट होता था वो कीबोर्ड के लिए होता था। और कॉम्बो में देखिए आपको पर्पल और ग्रीन दोनों मिक्स है, इसलिए यहाँ पे कीबोर्ड या फिर माउस दोनों लगाया जा सकता है। ये देखिए ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है ये यूएसबी टाइप बी है। अभी जो हमने बताया था यूएसबी टाइप ए, 5 नंबर में यूएसबी टाइप ए था, 9 नंबर में यूएसबी टाइप सी था। सेम वैसे ही ये जो पोर्ट है ये यूएसबी टाइप बी है। इसका भी पोर्ट का अलग अलग यूज़ होता है। तो यूएसबी टाइप ए देख लिया आपने, यूएसबी टाइप बी देख लिया, यूएसबी टाइप सी देख लिया। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, a processor or microprocessor is a small chip that resides in computers and other electronic device। ये एक ऐसा छोटा सा चिप होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होता है। Its basic job is to receive input and provide the appropriate output. While this it may seems like a simple task, but modern processor can handle trillions of calculation per second। ये जो प्रोसेसर होता है ये एक सीपीयू के अंदर लगा होता है। इसका काम होता है जितने भी इनपुट हम लोग रिसीव इसमें दे डालते हैं और इसको क्या प्रोसेस करना है और कैसे इसको आउटपुट को प्रोवाइड करवाना है, वो सारा इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के सारे फंक्शंस को ये ऑपरेट करता है। इसी में सारा प्रोसेसिंग होता है, ऐड होना है, मल्टीप्लाई होना है, क्या होना है, फिर ये किसको डिवाइस को देगा, एएलयू को देगा, सीयू को देगा, ये कैसे कैसे डिवाइड करेगा फंक्शंस को वो दिखाता है। ये उसी सारे ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करने का काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर बहुत अलग अलग कंपनियां बनाती है, जैसे कि इंटेल हो गया, एएमडी हो गया, फिर एप्पल हो गया। तो इसका भी अपना अपना जनरेशन था। सबसे पहले जो आया वो कुछ नाम था उसका, फर्स्ट जनरेशन था, सेकंड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन था। जैसे कि एग्जांपल के जैसे कि डुअल कोर, पहले जो आया वो सिंगल कोर का था। कोर का मतलब होता है हैंड, समझ लीजिए कि आपका हैंड है। सिंगल कोर मीन्स आपका सिंगल हैंड है, आप एक हाथ से जो काम कर रहे हैं। फिर आया डुअल कोर, डुअल कोर मतलब दो हैंड है इसमें। मतलब कोर मतलब ये जो साइड होता है ना, ये साइड्स को बोला जाता है कोर। ये इधर से भी वर्क कर रहा है और इधर से भी वर्क कर रहा है, लेफ्ट साइड से भी वर्क कर रहा है और राइट साइड से भी वर्क कर रहा है, यानी कि ये डुअल कोर है। फिर आया डुअल कोर के बाद आया इंटेल कोर i3। डुअल कोर का ही जो नेक्स्ट जनरेशन आया i3, ठीक है। उसके बाद आया i5, फिर आया i7। तो ये सारे जो प्रोसेसर आप बताया भी ये सारा इंटेल का प्रोसेसर है। नेक्स्ट आपका E1 E2, ये जो प्रोसेसर है वो AMD का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाती है। M1 M2 ये जो प्रोसेसर है वो एप्पल कंपनी का लैपटॉप में आपको सिस्टम में आपको मिलेगा।
तो ये सारे अलग अलग कंपनियों के प्रोसेसर के नाम हैं। इसमें भी जनरेशन आता है, जैसे i3, i5, i7, तीन जनरेशन, तीन तो आपका प्रोसेसर बन गया। पर अब जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगा तो i3 का सेकेंड जनरेशन, i5 का सेकेंड जनरेशन, i7 का सेकेंड जनरेशन, उस तरह i3 का 8 जनरेशन अभी चल रहा है, i5 का 8 जनरेशन अभी चल रहा है, सारे का 8 जनरेशन तक पहुंच चुका है। अगर किसी के पास i5 i3 का 8 जनरेशन है और किसी के पास i5 का 5 जनरेशन है, तो i5 का 5th जनरेशन जो होगा i3 का 8 जनरेशन से स्लो होगा। i3 डेवलप होते होते i3 5 के जनरेशन से आगे बढ़ गया, यानी कि वो i3 जो 8 जनरेशन होगा वो i5 का फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से ज़्यादा फास्ट होगा। वैसे ही i5 का 8th जनरेशन i7 के फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, इसलिए जनरेशन को देख के लेना ज़रूरी है। अगर कोई बोलता है कि आप i3 का 8 जनरेशन मिल रहा है और हम i5 का आपको सेकंड जनरेशन दे रहे हैं, तो वैसा ज़रूरत नहीं है, वो जो मत मत लीजिए, क्योंकि i3 का आप 8 जनरेशन ले लीजिए, i5 का सेकंड जनरेशन से बेटर परफॉर्म करेगा। देखिए, ये जो कंपनी जो है इंटेल है, एएमडी है, एनवीडिया है। एनवीडिया जो है वो आपको ग्राफिक्स बनाने वाली कंपनी है। सैमसंग भी प्रोसेसर बनाती है, एएमडी भी प्रोसेसर बनाती है। एनवीडिया जो है ग्राफिक्स प्रोसेसर बनाने का काम करती है। इंटेल भी कंप्यूटर प्रोसेसर बनाती है, सैमसंग भी प्रोसेसर बनाती है। ये मोबाइल भी प्रोसेसर बनाती है और सिस्टम का भी प्रोसेसर बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रैम। रैम मेटालिक कनेक्टर से मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। बोर्ड में आपको दिखाया था कहाँ पे कनेक्टेड होता है, स्लॉट में लगा होता है, यहाँ पे 4 स्लॉट होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ अ प्राइमरी इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। ये जो होता है सबसे प्राइमरी इंटरनल मेमोरी है। हार्ड डिस्क तो एक्सटर्नल आ गया, प्राइमरी में आता है आपको रैम ही, जो कि सीपीयू में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जब हम किसी डेटा को सेव करते हैं तब वो हार्ड डिस्क में जाता है, जब तक हम सेव नहीं किए हैं तब तक वो रैम में रहता है। इसका काम क्या हो गया, तो स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट, ये सबको स्टोर करके थोड़ा देर के लिए अपने पास रखता है। इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें डेटा कुछ देर के लिए होता है। देखिए, इट इज़ अ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर डेटा अंटिल द मशीन इज़ वर्किंग। ये रीड राइट मेमोरी है जो कि मशीन जब तक ऑन है तब तक ही वो डेटा को स्टोर कर रखता है। जैसे मशीन ऑफ हो गया तो रैम का डेटा जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए इसको बोला गया है रैम इज़ ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। देखिए, एज सुन एज द डेटा, इट इज़ अ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर, सॉरी, it is a read-write memory which store data until the machine is working. As soon as the machine is powered off, data is erased. जब तक मशीन ऑन है तभी तक इसमें डेटा स्टोर होता है। जैसे मशीन ऑफ होता है डेटा इसका इरेज हो जाता है। इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो अपने डेटा को बस थोड़ा देर के लिए रखता है। इसको वोलाटाइल को हिंदी में बोला जाता है क्षणभंगुर, मतलब तुरंत में वो हट जाता है। रैम का टाइप्स कितना होता है? रैम मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिक रैम होता है और एक डायनेमिक रैम होता है। स्टैटिक रैम क्या होता है? द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स द मेमोरी रिटेन्स इन कंस्टेंट एज लॉन्ग एज द पावर इज बीइंग सप्लाइड। स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ स्थिर है, मतलब इसमें डेटा स्थिर है, तब तक स्थिर है जब तक पावर सप्लाई हो रहा है। जैसे पावर सप्लाई कट गया, रैम का डेटा ऑटोमेटिक लॉस्ट हो गया। जैसे बोला था कैश मेमोरी, कैश मेमोरी जो होती है वो स्टैटिक मेमोरी होती है। इसमें डेटा तब तक स्टोर होता है जब तक आपका पावर सप्लाई उसमें हो रहा है। जैसे पावर सप्लाई ख़त्म हो जाएगा वो डेटा उसका लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका डायनेमिक रैम। डायनेमिक नेम से ही लगता है ये क्या है, मतलब जैसे डायनेमिक का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम डेटा को रिफ्रेश करते रहना। डायनेमिक रैम continuously refresh its data in order to maintain the data
मतलब डेटा को, करंट डेटा को मेंटेन करने के लिए या अपने प्रीवियस डेटा को रिफ्रेश करके फिर से करंट डेटा में रिफ्रेश, जैसे हम लोग कोई चीज़ कॉपी किए हैं कोई भी चीज़ का डेटा को, तो कॉपी जो हम किए एम एस वर्ड से कोई वर्ड को, टेक्स्ट को कॉपी किए हैं, वो कॉपी होके एक मेमोरी में स्टोर हो गया। जब तक हम उसको पेस्ट नहीं करते हैं या फिर दूसरा चीज़ कॉपी नहीं करते हैं, तब तक वो डेटा स्टोर होकर रहता है डायनेमिक रैम में। जैसे हम उस डेट उस डेटा को कहीं और पेस्ट कर दिए, फिर दूसरे टेक्स्ट को कॉपी किए हैं, तो जैसे दूसरा टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो प्रीवियसली जो है वो रैम का जो करंट डेटा है वो हट जाता है, और करंट डेटा बन जाता है आपका, नेक्स्ट जो कॉपी किए वो बन जाता है करंट डेटा। नेक्स्ट जब हम पेस्ट करेंगे तो मेरा करंट जो डेटा है वही पेस्ट होगा, वो इसके पहले वाला डेटा पेस्ट नहीं होता। तो इसको बोला था डायनेमिक रैम। ये क्या होता है, जब भी हम कुछ नया कॉपी करते हैं तो पुराना कॉपी को हटा के रिफ्रेश करके न्यू डेटा को स्टोर कर लेता है, डायनेमिक रैम। नेक्स्ट आपको बता जा रहे हैं मेमोरी हिराची। मेमोरी हिराची का मतलब होता है श्रृंखला में, ठीक है, उसको बढ़ते क्रम में। ये देखिए, मेमोरी का क्रम कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मेमोरी आता था रजिस्टर। रजिस्टर सबसे पहला और सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी है रजिस्टर। एक्चुअली रजिस्टर अभी भी होता है, हट नहीं गया है। रजिस्टर देखिए होता क्या है, रजिस्टर नॉर्मली अगर हम लोग जो कॉपी में के रूप में जो रजिस्टर यूज़ करते हैं, उसका काम क्या होता है, रजिस्टर में क्या होता है, किसी भी चीज़ का इंडेक्स रखा जाता है, या फिर किसी भी स्टूडेंट का एड्रेस को स्टोर कर लिए, किसी भी एम्प्लॉय का एड्रेस स्टोर हो गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया। मतलब किसी भी चीज़ का डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, एक छोटा डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हम लोग रजिस्टर का यूज़ करते थे पहले कॉपी में। बस वैसे ही रजिस्टर जो होता है, एक एड्रेस स्टोरिंग करने के लिए डेटा होता है। वैसे ही रजिस्टर जो होता है, किसी भी डेटा को का एड्रेस को स्टोर करता है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ फाइल को सर्च करते हैं, तो फाइल जब हम सर्च करते हैं तो सबसे पहले ये रजिस्टर के पास जाता है। रजिस्टर में देखता है कि मेरा डेटा जो है वो फाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर डेटा फाइंड हुआ तो उसका एड्रेस रजिस्टर से निकालता है कि वो डेटा जो है वो कहाँ पे है। तो ये हमको एड्रेस जो है बता देता है, प्रोसेसर को बताता है कि जो आपने डेटा को सर्च किया है वो इस लोकेशन पे स्टोर्ड है। तो फिर वो क्या करता है, प्रोसेसर रजिस्टर से लोकेशन को लेके और फिर हार्ड डिस्क में जाके सर्च करता है डेटा कहाँ पे स्टोर है। तो रजिस्टर एक छोटा सा मेमोरी है, जिसको कि सिर्फ काम क्या है इसका, सिर्फ किसी भी डेटा का एड्रेस को स्टोर करके रखना, एड्रेस को। ये एक एड्रेस बुक है। इसका साइज़ जो होता है वो बीट में होता है। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग सीपीयू खरीदने के लिए जाते हैं, तो सीपीयू खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग सीपीयू में देखते हैं कि जो मदरबोर्ड है वो कितना बीट का उसका स्पीड है। जैसे कि 16 बीट का मदरबोर्ड है, 32 बीट का मदरबोर्ड है, 64 बीट का मदरबोर्ड है। तो वो जो मदरबोर्ड होता है, वो अगर 64 बीट का है, मतलब उसमें 64 रूम है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। 32 बिट का जो होता था मदरबोर्ड, उसमें 34 रूम होता था डेटा को स्टोर करने के लिए। मतलब एक रूम में एक डेटा स्टोर हुआ, दूसरे रूम में दूसरा डेटा स्टोर हुआ, मतलब हर रूम में अलग अलग डेटा का एड्रेस। तो इसलिए जो जितना ज़्यादा कि बीट का जो जितना ज़्यादा बीट का मदरबोर्ड का स्पेस होता है उतना, इसलिए जितना ज़्यादा बीट स्टोरेज होगा आपका मदरबोर्ड का, उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो अभी जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहा है वो 64 बीट पे चल रहा है। मतलब 64 इंटू 64 वहाँ पे रूम्स है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके बाद आया कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का आपको पता है यूज़, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ लॉगिन किए हैं डेटा को, तो डेटा लॉगिन किए तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें, तो नेक्स्ट टाइम जो क्या होता है, ये कैश मेमोरी क्या करता है, उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को अपने में स्टोर करके रख लेता है। जब तक हम उसको सिस्टम को ऑफ ना किए हों तब तक स्टोर करके रखता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करने जाते हैं तो बता देता है कि आपका आईडी पहले से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, जब तक हम उसको लॉग आउट ना करें। ये कैश मेमोरी करता है काम। नेक्स्ट आया मेन मेमोरी। रजिस्टर और कैश मेमोरी के बाद आया मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपका रैम हो गया, रोम हो गया, ये सब हो गया मेन मेमोरी में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इससे बड़ा मेमोरी आया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क में आपको जो आ गया, एक पहले डिस्क होता था फ्लॉपी डिस्क, आपने नाम सुना होगा, उसमें डेटा को स्टोर करके रखते थे। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को स्टोर कर किया जाता था उसमें, इसलिए उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इसका स्पीड स्पीड ठीक था,
पर इसका कैपेसिटी नहीं था। तो इसको कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक को हटा के बनाया गया मैग्नेटिक टेप। ये भी एक मेमोरी होता है जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं, मैग्नेटिक टेप। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कैसेट, जिसमें कि हम लोग गाना वाना रिकॉर्ड करते हैं, वो हो गया मैग्नेटिक टेप। इसमें भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। इससे भी ज़्यादा डेटा को स्टोर करने का ज़रूरत पड़ा तो हम लोग लाएँ कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को लाएँ। मैग्नेटिक डिस्क मतलब कि आपका जो सीडी वगैरह होता है। उसके बाद आया हार्ड डिस्क, जिसमें कि बहुत सारे मैग्नेटिक डिस्क लगे होते हैं हार्ड डिस्क में, डेटा को स्टोर करने के लिए। हार्ड डिस्क के से भी बड़ा आया आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, जिसमें कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मेमोरी होता है और बहुत फास्ट भी होता है। तो ये था मेमोरी हिराची। मेमोरी को कैसे कैसे एलोकेट किया गया, कैसे कैसे उसका जनरेशन बढ़ते गया। पहले रजिस्टर था, रजिस्टर से बड़ा मेमोरी आया कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से बड़ा आया रैम रोम, रैम रोम को मेन मेमोरी बोला जाता है। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, फिर आया मैग्नेटिक टेप, फिर मैग्नेटिक डिस्क आया, फिर हार्ड डिस्क आया, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव आया। अभी आपका लेटेस्ट जो प्रोसेसर अभी आपका जो लेटेस्ट अभी आपका जो लेटेस्ट मेमोरी चल रहा है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव चल रहा है। इसी में सब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट बूटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को बूट करने में आपको लगेगा एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड लगता है हार्ड डिस्क से बूट होने में। जबकि आप अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव में अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवा रहे हैं तो 5 से 10 सेकेंड मैक्सिमम लगता है। कभी कभी तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव 2 से 3 सेकेंड में भी बूटअप हो जाता है। तो ये जो ऊपर का जो 3 मेमोरी है, इसको बोला जाता था प्राइमरी मेमोरी, जिसको बोला था टेम्पोररी मेमोरी। इसमें डेटा कुछ देर के लिए स्टोर होता है। बाकी जो ये पांचों मेमोरी नीचे का है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें कि डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के फंक्शन क्या होते हैं, वो कैसे परफॉर्म करता है टास्क को। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये सीपीयू है। सीपीयू में कौन कौन से पार्ट्स कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखिए। सबसे पहले होता है इनपुट। जब भी हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी डेटा को इनपुट किए हैं, जैसे कि हम लोग 2+2 को इनपुट किए हैं, तो वो क्या हुआ, इनपुट हुआ। वो डेटा स्टोर होके गया सीपीयू के अंदर कीबोर्ड से। तो जैसे डेटा इनपुट होता है वो जाता है कहाँ, मेमोरी में। मेमोरी मतलब रैम में आता है। रैम में आया तो रैम से आपके पास कंट्रोल यूनिट होता है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट के पास पहुंच गया डेटा। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, जो उसके पास डेटा पहुंच गया 2+2। और ये जो मेमोरी यहाँ पर लिखा हुआ है, मेमोरी यूनिट का मतलब वो रैम। रैम से आगे आपके पास कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट ही होता है जो कि सीपीयू के अंदर का सारा परफॉर्मेंस को कंट्रोल करेगा। तो वो देख रहा है कि जो आप आपने डेटा जो इनपुट किया है वो 2+2 है, यानी कि इसको इसमें ऑपरेटर लगा हुआ है प्लस ऑपरेटर, यानी कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को करने के लिए कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर एक पार्ट्स लगा हुआ है जिसका नाम है एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये करने के लिए एएलयू पार्ट है। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि उस डेटा को एएलयू के पास भेज देते हैं। तो वो चला गया एएलयू के पास। एएलयू के पास जब डेटा जाता है तो एएलयू उसको क्या करता है, देखता है कि प्लस ऑपरेटर है, उसको ऐड कर देता है। ऐड करने के बाद एएलयू क्या करेगा, डायरेक्ट आउटपुट तो नहीं निकालेगा, वो देगा कंट्रोल यूनिट को कि ये लीजिए आपका डेटा ऐड होके 4 आंसर आ गया। अब 4 आंसर आया तो 4 आपका वहाँ पे मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा। तो मॉनिटर पे डिस्प्ले करने का काम है, तो कंट्रोल यूनिट क्या किया, पहले उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करवा दिया कि 4, ये लीजिए आपका 4 आ गया। और जैसे मॉनिटर पे डिस्प्ले हुआ, यानी कि मॉनिटर पे डिस्प्ले कुछ भी चीज़ आया तो वो कुछ देर के लिए आपका रैम में भी स्टोर हुआ। तो वो मेमोरी यूनिट में भी आके स्टोर हो गया रैम में, कि आपने जो 2+2 का इनपुट किया उसका आंसर आया 4, मेमोरी यूनिट में आके सेव हो गया। जब हम लोग चाहते हैं कि अब इस डेटा को हम चाहते हैं सेव कर दें, तो सेव करना चाहते हैं तो क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट उसको मास स्टोरेज यूनिट, हार्ड डिस्क, चिप, मेमोरी कार्ड जो भी होता है उसमें आप सेव कर सकते हैं उस डेटा को। और फिर दोबारा अगर हम चाहें उस फाइल को ओपन करना तो मेमोरी यूनिट से फिर से वो कंट्रोल यूनिट उसको ओपन कर लेता है और फिर से उस परफॉर्मेंस को फिर से कैलकुलेट करता है। तो इस तरह कोई भी फंक्शन
परफॉर्म होता है सीपीयू के अंदर। पहले इनपुट होता है, इनपुट से डेटा आता है कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट मेमोरी कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि उसको कहाँ भेजना है, एएलयू के पास भेजना है या फिर प्रिंट आउट करना है या फिर मास स्टोरिंग करना है, एएलयू डिसाइड करता है। अगर आपने प्ले बटन में क्लिक किया तो प्ले बटन में क्लिक कर किया यानी कि प्ले कर रहा है, यानी कि वो MP3 है। या फिर कोई वीडियो प्ले किया तो वीडियो प्ले किया तो प्ले में जैसे क्लिक करता है तो कंट्रोल यूनिट देखता है कि वो डेटा को प्ले करना चाहता है। तो वो डेटा है क्या, वो एक वीडियो है कि ऑडियो है। अगर वो ऑडियो है तो इसका स्पीकर में आउटपुट निकाल देगा। अगर वो वीडियो है तो स्पीकर प्लस मॉनिटर दोनों में आउटपुट निकालेगा, ना कि एएलयू के पास भेजेगा। क्योंकि जिस टाइप का डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका टास्क को परफॉर्म करेगा वो। तो ये सारा परफॉर्मेंस जो होता है वो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि सीपीयू के अंदर कहाँ कहाँ क्या करवाना है। तो ये था फंक्शंस ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपको एसएससी बैंकिंग हर जगह आपको पूछा जाता है। तो अगर जो लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो लोग नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें।